नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में जो उथल पुथल चल रहा है उसमें आज शिवसेना ने काउंटर अटैक किया है। एक ऐसा अटैक जिसमें ईडी के कई अधिकारियों, किरीट सोमैया उनके बेटे और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी संजय राउत ने लपेट लिया है। आरोप ऐसे ऐसे लगे हैं जिसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। लेकिन यह कहना पड़ेगा कि आज संजय राउत ने कोई हवाई बातें नहीं की, बल्कि ऐसे ऐसे संगीन आरोप लगाए हैं जिसका जवाब देना पड़ेगा ईडी को भी, किरीट सोमैया को भी और केंद्र सरकार को भी। और ये आरोप इस वक्त क्यों लगाए जा रहे हैं, इसके पीछे की राजनीति क्या है, ये सारी बातें जानने और समझने की चीज है। इसे मैं तो डील करूंगा, लेकिन पहले संजय राउत ने क्या क्या आरोप लगाए और किस अंदाज में उन्होंने आरोप लगाए, ये सुनना और जानना जरूरी है। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अगर केंद्रीय एजेंसी हमारे घर में घुस सकती है तो हमें भी अधिकार है दूसरे के घर में घुसने का, और हम घुसेंगे। और उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में ईडी के 4 बड़े बड़े अधिकारी वो सलाखों के पीछे होंगे जो लोग महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी के चुनाव को देखते हुए शिवसेना और अघाड़ी सरकार के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उनके ऊपर हम जवाबी कार्रवाई करेंगे और उन्हें गिरफ्तार करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये सारा जो कुचक्र महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है, ईडी और इनकम टैक्स का जो खेल चल रहा है, उसका मास्टरमाइंड कौन है, इसका भी खुलासा करेंगे। लेकिन उन्होंने खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये सारी जानकारियां हम लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी के एक्शन का हम इंतजार कर रहे हैं। और जिस हिसाब से आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्रेलर दिया है, इस तरीके से हम लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का एक बीजेपी का बड़ा लीडर, दिल्ली का एक मंत्री, एक बड़ा लीडर, वो इन सब के पीछे है और ईडी और इनकम टैक्स उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है, यही वो प्रधानमंत्री मोदी से पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो किसी दूध वाले का उन्होंने नाम लिया था, सुमित कुमार नरवर, बताया जा रहा है कि बुलंदशहर का है, किसी भारतीय जनता पार्टी के लीडर के लिए वो काम करता है और पिछले 5-6 सालों में ही वो 8,000 करोड़ का मालिक हो गया। पहले वो नोएडा में रहता था, लेकिन अब वो मुंबई के मालाबार हिल्स में आलीशान बंगले में रहता है। ये ईडी वाले क्यों खोजबीन नहीं करते कि अचानक से कोई शख्स जो दूध का कारोबार करता था वो 5-6 हजार करोड़ रुपए का मालिक कैसे बन गया। और वो मंत्री जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि आगे आने वाले दिनों में हम बीजेपी के साथ इस नरवर का क्या रिश्ता है उसका हम खुलासा करेंगे। हालांकि इसके बारे में कोई दस्तावेज, कोई जानकारी उन्होंने तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे इस मसले को बढ़ाया है। लेकिन ईडी के अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये 4-5 ईडी के वरिष्ठ अधिकारी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र के अंदर उगाही का धंधा कर रहे हैं और हमारे पास वो दस्तावेज हैं कि किस हिसाब से वो वसूली कर रहे हैं। ये सैकड़ों करोड़ों रुपए का वसूली का पूरा मामला है। और उन्होंने ये भी दावा किया और वो कागज भी दिखाए कि जिसमें ईडी अधिकारियों की कंपनियों में किन किन लोगों ने कितने कितने पैसे ट्रांसफर किए हैं, कुछ चेक में, कुछ कैश में। अब उनका जो कहना है कि मुंबई पुलिस के अंदर कंप्लेन, एक एफआईआर दर्ज करा दी गई है और मुंबई पुलिस पूरी तरीके से अधिकृत है कि वो ये जो सेंट्रल एजेंसी के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं
उनके ऊपर कार्रवाई करे, उन्हें गिरफ्तार करे। वो अगर हमारे लोगों को अंदर कर सकते हैं तो हम भी ईडी के अधिकारियों को गिरफ्तार कर सकते हैं। ये पूरा खुला ऐलान, चुनौती और डंका बजाया है आज संजय राउत ने। अब क्या आरोप है? आरोप उन्होंने लगाया कि एक जितेंद्र नवलानी नाम के एक ईडी अधिकारी हैं, उनके नाम से 7 कंपनियां हैं और ये कंपनियों में जो पैसे जा रहे हैं उन 7 कंपनियों में उसके पूरे डिटेल्स संजय राउत ने दिए और बताया कि इन लोगों ने 100 से ज़्यादा बिल्डर्स, डेवलपर्स, बिजनेसमैन जिनके खिलाफ भी कुछ केस होता है, मालूम चलता है कि उनसे पैसे लेकर के ये मामला को रफा दफा कर देते हैं। यही आरोप उगाही का जो लग रहा है। और उन्होंने कहा कि वो बड़े बड़े अधिकारियों के साथ भी ये लोग जुड़े हुए हैं। मतलब टॉप ईडी ऑफिसर्स के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया गया है, कागज भी दिए गए हैं। उसमें ये बताया जा रहा है जो दावा संजय राउत ने किया, उन्होंने कहा कि दीवान हाउसिंग एजेंसी की जांच की ईडी ने और उससे 25 करोड़ रुपए, जांच शुरू होती है तो 25 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं। किसमें? उन्हीं 7 कंपनियों में। बादवान, ये जिसके बारे में बहुत HDIL कंपनी जिसको लेकर के बहुत बवाल मचा हुआ है, उसने 15 करोड़ रुपए दिए। अविनाश भोसले ने 10 करोड़ रुपए दिए। यूनाइटेड फास्फोरस 16 करोड़ रुपए दिए। गेलार्ड कंपनी लिमिटेड 10 करोड़ रुपए। ये सब अनसिक्योर्ड लोन के रूप में भेजा जा रहा है। मानसोर प्राइवेट लिमिटेड, निरका कंपनी, ये 10 करोड़ रुपए इन लोगों ने दिए। मतलब ये कि उन्होंने पूरी लिस्ट दी और कब कब किस किस तरीके से बाकायदा ये पैसे दिए गए, किन किन कंपनियों में दिए गए, उसकी पूरी डिटेल इन्होंने कहा कि ये हमने प्रधानमंत्री को भी दिए थे। लेकिन कोई एक्शन इन लोगों के खिलाफ नहीं हुआ और इसलिए वो अब इस चीज को लेकर के पब्लिक में आए हैं। 2 चीजें, ईडी के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े लीडर जो महाराष्ट्र के हैं, दिल्ली में मंत्री हैं, दिल्ली के बहुत बड़े लीडर हैं, महाराष्ट्र के भी बहुत बड़े लीडर हैं, उनका नाम डायरेक्टली तो अभी नहीं बताया है। उन्होंने कहा है कि अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम उस बीजेपी के लीडर का भी नाम लेंगे। लेकिन ये सारी जानकारियां वो ये दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को हमने ऑलरेडी दे दिया है। 13 पन्ने का लेटर 28 फरवरी को उन्होंने प्रधानमंत्री को दिया है। अब ये तो एक हिस्सा हो गया। मतलब ये कि सेंट्रल एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ मुंबई की पुलिस अब कार्रवाई करेगी, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। ये अघाड़ी सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी का नेशनल स्पोक्स पर्सन बोल रहा है। तो ये माना जाना चाहिए कि अघाड़ी सरकार की तरफ से ये बयान आ रहा है कि वो ईडी के अधिकारियों के पीछे अब पड़ जाएंगे, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और ये सारे आरोप हैं। इन आरोपों के ऊपर ईडी के इन अधिकारियों का क्या बयान आता है, क्या डिफेंस है, ये कुछ दिनों में मालूम चलेगा। लेकिन FIR दर्ज कर दिया गया है और उनकी गिरफ्तारी भी बहुत जल्दी होगी। आरोप ये भी है कि ये जो उगाही चल रहा था उससे विदेशों में जमीन ली गई है, पैसा बाहर जा रहा है। उसका कोई खुलासा तो संजय राउत ने नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आगे आने वाले दिनों में हम करेंगे। लेकिन जो अब तक उन्होंने आरोप लगाए हैं, अगर ये आरोप सही हैं, जो कागजात हैं वो अगर सही हैं, तो ये मामला बड़ा सीरियस है। इस पे तो केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी ही पड़ जाएगी। वो इसलिए भी करनी पड़ जाएगी कि अगर जांच एजेंसियों में के अंदर ही भ्रष्टाचारियों का पूरा गैंग बैठा हुआ हो, रैकेट बैठा हुआ हो, जो जांच के नाम पे लोगों से पैसे की वसूली का काम कर रहा हो, तो उसको तो कोई समर्थन उसको किया नहीं जा सकता। लेकिन अब इसकी भी हकीकत, ये तो आरोप संजय राउत की तरफ से है, उधर से जवाब क्या आता है इस पे भी ध्यान रखना होगा। फिर उन्होंने एक और बात कही कि ये जो बाप बेटे हैं किरीट सोमैया और नील सोमैया, इन्होंने दावा किया कि ये दोनों भी जेल जाएंगे। जेल किस आधार पर जाएंगे
तो उन्होंने कहा कि देखिए, एक होता है सीरियल किलर, एक होता है सीरियल रेपिस्ट। ये किरीट सोमैया ये सीरियल कंप्लेनेंट हैं, इनकी आदत है कंप्लेन करते रहना, और उसी के चक्कर में उन्होंने जो सबूत दिए हैं, जो बातें उन्होंने कही, वो चौंकाने वाली है। किरीट सोमैया के ऊपर संजय राउत ने आरोप लगाया कि किरीट सोमैया यही बादवान, HDIL और इनसे जुड़ी हुई कंपनियों के खिलाफ 2015 से लगातार रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये कागज और वो कागज दिखा दिखा करके कंप्लेन कर रहे थे कि एयरपोर्ट के पास की कोई जमीन है, उस जमीन का घोटाला हो रहा है, उसको जो हड़पने की साजिश रची जा रही है, और उस पे वो रोज बवाल मचाते थे। उस वक्त वो सांसद भी थे। एक बड़ा सवाल और सही सवाल संजय राउत ने उठाया। उन्होंने कहा उस समय तो वो लॉ मेकर थे, MP थे, कंप्लेन अगर इतना ज्यादा है, वो रोज महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर इतना बवाल क्रिएट करते थे, पार्लियामेंट में इस सवाल को क्यों नहीं उठाया? और अगर वो पार्लियामेंट में इस सवाल को उठाते तो फिर एक्शन होता। चलिए, पार्लियामेंट में आपने नहीं उठाया, किसी सेंट्रल एजेंसी के खिलाफ आपके पास जाकर के ये कंप्लेन करते कि ये सब कुछ होता। अब मसला 63 एकड़ जमीन एयरपोर्ट के पास की थी, और 2016 में वो अचानक इन कंपनियों के खिलाफ वो चुप्पी साध लेते हैं। संजय राउत का ये बयान है, आरोप में दम है। आरोप में दम इसलिए भी है कि अचानक से किरीट सोमैया 2016 में वो चुप हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद संजय राउत ने जो धमाका किया, उसका जवाब किरीट सोमैया को देना चाहिए। वो क्या है? उन्होंने कहा कि ये 2016 के दिसंबर में जिन कंपनियों के ऊपर आप आरोप लगा रहे थे जमीन घोटाला करने का, तो राकेश वाधवान की कंपनी के साथ आप मिलते हैं और वसई की एक जमीन के ऊपर वहां के डेवलपमेंट करने का सारा अथॉरिटी, सारा जो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है, वो आप अपने पास ले लेते हैं। मतलब जिस शख्स के ऊपर, राकेश वाधवान के ऊपर आप लगातार आरोप लगा रहे थे, उसके साथ आप बिजनेस डीलिंग में चले जाते हैं। और सिर्फ यही जमीन नहीं, वसई नहीं, और भी एक और जमीन के बारे में उन्होंने बताया कि दो जगह पे वो वाधवान के साथ इस तरह की डीलिंग में है, डेवलपर के रूप में, उसके रूप में। तो ये सवाल तो लाजमी है कि आप जिस शख्स के खिलाफ बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे, अचानक आप शांत पड़ जाते हो और आपका बेटा उस कंपनी के साथ बिजनेस डीलिंग करने लगता है। क्या चल रहा है ये? आपने कहीं कंप्लेन नहीं किया, आपने पार्लियामेंट में इस मसले को नहीं उठाया। तो ये सारी चीजें हैं, और आज जो शिकायतें दर्ज कराई गई हैं और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय राउत की तरफ से किया गया है, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि भाई ये अभी ही क्यों हो रहा है सब कुछ? ये क्या स्ट्रेटजी है अघाड़ी सरकार की? ये वही है जो पिछले 5 दिनों से कैपिटल टीवी में हम लोग बताते आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ही सफाई से महाराष्ट्र की राजनीति से केंद्रीय नेतृत्व को बाहर कर रखा था, और शरद पवार, उद्धव ठाकरे, वहां की जो कांग्रेस के लीडरशिप है, उनको और उनके पीछे देवेंद्र फडणवीस को लगा दिया गया। देवेंद्र फडणवीस का कद इतना उठ गया कि वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे को चैलेंज कर रहे थे, और अमित शाह हो, प्रधानमंत्री हो, ये सब के सब इस पूरे पचड़े से बाहर हो गए थे। मतलब ये एक स्ट्रेटजी के तहत ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी करने में सक्सेसफुल हुई थी, और इसलिए पहले शरद पवार मैदान में आए और उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि नारायण राणे को भी गिरफ्तार किया गया था, तो प्रधानमंत्री तो कोई जवाब देंगे नहीं। उनकी स्ट्रेटजी क्लियर है कि महाराष्ट्र का मसला है, देवेंद्र फडणवीस उसको टैकल करें। हर राज्य के मुद्दे के ऊपर केंद्रीय नेतृत्व को कुछ बोलना नहीं है। आज ये सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सार है, राजनीति की दृष्टि से शिवसेना और अघाड़ी सरकार के लीडर्स ने इन आरोपों के जरिए प्रधानमंत्री कार्यालय
उसको वापस इस डिबेट में खींचा है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के वो कौन से बड़े लीडर हैं जो दिल्ली में भी बड़े लीडर हैं, उनको भी इस पूरे मामले में घसीटने की कोशिश की गई है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय राउत ने एक और इशारा किया, और वो इशारा ये है कि ये ईडी की कार्रवाई सिर्फ 2 राज्यों में ही क्यों हो रही, और दूसरा राज्य बंगाल है। मतलब ममता बनर्जी, शरद पवार, शिवसेना, ये सब मिलजुल के केंद्र सरकार के ऊपर इस ईडी के गलत इस्तेमाल का, ईडी के अधिकारियों के जरिए अपोनेंट को प्रताड़ित करने का आरोप लगाएंगे। और अगले जो सब संसद का जो सत्र शुरू होगा, ये एक बड़ा रूप लेगा। अब मूल बात यह है, बीएमसी के चुनाव हो रहे हैं। इस वक्त जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आदित्य ठाकरे के करीबी के घर भी इनकम टैक्स का रेड चल रहा है। 50 से 60 जगहों पे पिछले 1 सप्ताह में जो कॉरपोरेटर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, उनके यहाँ भी रेड्स चल रहे हैं। बीएमसी के चुनाव तक ये बवाल मचेगा। शिवसेना के लिए बीएमसी का बचाना बहुत ही ज़रूरी है, और इसलिए संजय राउत ने आज एक और धमकी दी है कि बीएमसी में बहुत सारे बीजेपी के भी कॉरपोरेटर्स हैं, उन लोगों ने भी क्या क्या गड़बड़ियां की हैं, उनके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे। मतलब एक तो बीएमसी का चुनाव, और दूसरा 2024 की तैयारी। और ये हड़बड़ाहट में इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किया गया ताकि वो ग्राउंड तैयार किया जा सके, क्योंकि अब इन लोगों को भी समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी को रोका नहीं जा सकता। जिस तरह से एग्जिट पोल्स आए हैं, उसमें हर जगह पंजाब को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी मजबूत नजर आ रही है। चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, इन लोगों की पॉलिटिकल स्टैंडिंग वो कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए लड़ाई के लिए एक नया मैदान क्रिएट करना ज़रूरी है, और यही वजह है कि आज संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे ऐसे आरोप लगाए। आरोप में कुछ सच्चाई तो नज़र आ रही है, लेकिन इसके पीछे की राजनीति ये है कि ये आरोप, ये ईडी के अधिकारी, ये उगाही, ये सब बहाना है, प्रधानमंत्री मोदी पे निशाना है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।